Welcome to A1 IS platform. This is one of the best institute for UPSC and BPSC preparation. And hope so आप सभी लोग का BPSC का प्रिपरेशन सही चल रहा होगा. इस प्रिपरेशन को और बेटर बनाने के लिए टीम A1 IS प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही सुंदर मॉडर्न इंडिया का सीरीज प्रेजेंट करने जा रही है. तो इस सीरीज में हम लोग देखेंगे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज British programs and policies. British programs and policies. तो आज हम लोग इसमें दो टॉपिक को कवर करेंगे. फर्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सपांशनिस्ट policy and political control of British in India. This will be the first topic. Second topic, economic policy of British India. तो इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत सारा पॉलिसी हो जाएगा और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट वन है दैट इज अ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, दैट इज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उसको कवर करेंगे आज के क्लास में. तो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया से हम लोग कवर करेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिश. तो फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे अंडर ब्रिटिश प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी, दैट इज एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया. और जो सेकेंड टॉपिक है वो कवर करेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिश अंडर इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया. और ये दो जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी एज वेल एज मेंस के लिए भी. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया. बिफोर टचिंग द टॉपिक थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. देखिए, जैसे कि आप लोग को भी पता है बैटल ऑफ बक्सर हुआ, करेक्ट. उससे पहले बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर एंड देन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो कि 12 अगस्त 1765 को हुआ था, उसके बाद फिर ब्रिटिश पीछे मुड़ा नहीं कभी, तो फिर ब्रिटिश आगे निकलते गया और जितना हो सकता है उतना ब्रिटिश ने बड़ा साम्राज्य को किया है. तो इसलिए यदि हम एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी का बात करते हैं ब्रिटिश एम्पायर का, तो उसमें हम लोग को नजर आता है फर्स्ट वन, दैट इज अ वार एंड कन्क्वेस्ट. यानी कि वार करो और क्या करो, साम्राज्य को अपना हिस्सा बना लो, साम्राज्य को बड़ा कर लो. तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है एंग्लो बंगाल वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो बर्मीज वॉर, एंग्लो सिख वॉर, करेक्ट, एनेक्सेशन ऑफ सिंध बाय चार्ल्स नेपियर. ये सब तरीका है किस तरह लैंड को अपना साम्राज्य का हिस्सा बनाना है. तो वार करो और कन्क्वेस्ट कर लो. बट जो ब्रिटिश इज लाइक क्लाउड्स, ब्रिटिश क्या है, क्लाउड्स की तरह है, क्योंकि उसके बहुत अनेकों रूप है, उसके अनेकों रंग है. तो केवल वार और कन्क्वेस्ट से ही नहीं ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य को बड़ा किया है, उसके पास और भी मैकेनिज्म था, लाइक योर पॉलिटिकल ट्रिक. जैसे एग्जाम्पल समझो, सब्सिडी अलायंस कर लेना, वायलेशन ऑफ ट्रीटी के हवाला दे के स्टेट को कंट्रोल कर लेना. तो पॉलिटिकल ट्रिक के वजह से भी ब्रिटिश ने क्या किया, बहुत सारे स्टेट को अपना हिस्सा बनाया है. तो पॉलिटिकल ट्रिक हो गए, डिप्लोमेसी हो गया, अलायंसेस हो गया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिफिकेशन ऑल्सो. यदि हम अवध का हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अवध को 1856 में ब्रिटिश ने अंडर लॉर्ड डलहौजी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ पीस गवर्नेंस अवध को क्या किया, अपना
एम्पायर का हिस्सा बना लिया, जो कि अपने आप में न्यू कॉन्सेप्ट था। तो ब्रिटिश क्या है कि वो बहुत सारा नया नया कॉन्सेप्ट लाया और उस सभी नया कॉन्सेप्ट से कोशिश किया कि अपने साम्राज्य को जितना हो सकता है उतना बड़ा करे। हाँ, डलहौजी वही शख्सियत है, डलहौजी ही वो शख्सियत है जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी लाया है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि लागू होगा कहाँ पे? डिपेंडेंट स्टेट पे। डिपेंडेंट स्टेट का मतलब क्या है? डिपेंडेंट स्टेट का मतलब ये है कि जो स्टेट जिसमें जो रूलर है, जो नवाब है, जो सुल्तान है, वो रूल कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश। तो ऐसे डिपेंडेंट स्टेट में यदि मान लीजिए कि रूलर यदि पड़ गया, रूलर यदि वो डाई कर गया, तो उसके बाद यदि लेट से नेचुरल हेयर नहीं रहा, नेचुरल सक्सेसर नहीं रहा, तो ऑटोमेटिकली वो जो लैंड है, वो जो स्टेट है, वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश का हिस्सा बन जाएगा। तो ये इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, ये अपने आप में न्यू कॉन्सेप्ट है। ये अलग बात है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यूज रंजीत सिंह ने भी किया था, बट ये जो कॉन्सेप्ट है जिसको पॉपुलराइज किया है वो डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी है। तो यहाँ पे समझेंगे कि अंडर एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, इसमें हमें समझना है कि ब्रिटिश का बहुत सारा ट्रिक था, ब्रिटिश का बहुत सारा तौर तरीका था। फर्स्ट वन, that is war and conquest. War and conquest. Example, Anglo-Bengal War. Anglo-Bengal War, जिसमें हम लोग बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर का जिक्र कर सकते हैं। एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मैसूर वार 4 बार हुआ, 4 बार हुआ है, 4 टाइम्स हुआ है। एंग्लो मराठा वार ये 3 टाइम्स हुआ है। और अल्टीमेटली 1818 में, अल्टीमेटली 1818 में मराठा किंगडम बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या था उनका नाम? लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिन्होंने एंटी पिंडारी कैंपेन भी चलाया था। तो एंग्लो बंगाल वार, एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मराठा वार, एंग्लो सिख वार। तो एंग्लो सिख वार भी 2 बार हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है। एंड अल्टीमेटली 1849 में सिख किंगडम बिकेम द पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। और उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो ये सब तरीका है जिसके वजह से वार एंड कॉन्क्वेस्ट की वजह से क्या हुआ कि जो स्टेट वो ब्रिटिश का हिस्सा बना, वो ब्रिटिश एम्पायर का एक इंटीग्रल पार्ट बना है। नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉलिटिकल ट्रिक। पॉलिटिकल ट्रिक, alliances, diplomacy, and administrative justification. Administrative justification. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम वार एंड कन्क्वेस्ट ब्रिटिश के पास और भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स थे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस बाय वारेन हेस्टिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से पहले समझते हैं सब्सिडी अलायंस। सब्सिडी अलायंस by Wellesley. Doctrine of lapse by Dalhousie. And on the pretext of misgovernance, by Dalhousie.
तो देखिए ये जो है इसमें डायरेक्ट वार नहीं हो रहा, इसमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हो रहा, इसमें क्या हो रहा है, ये एक तरह से पॉलिटिकल ट्रिक है, ये डिप्लोमेसी, अलायंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिफिकेशन है, जिसके जरिए इंडियन स्टेट को ब्रिटिश का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो देखिए जैसे एग्जांपल पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस स्टार्ट किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। इसमें क्या है कि बेसिकली जो कंपनी का टेरिटरी है उसके आसपास एक रिंग बनाया जाएगा, उसके आसपास एक सरकमफ्रेंस बनाया जाएगा, उसमें जितने भी स्टेट है, इंडियन स्टेट है, वो सभी को मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि यदि मान लीजिए कि बाहर से एक्सटर्नल थ्रेट हो रहा है तो सबसे पहले जो मार झेलेगा वो इंडियन स्टेट झेलेगा और ब्रिटिश का जो टेरिटरी है, कंपनी का जो टेरिटरी है वो बचा रहेगा। हाँ, उसके लिए ये जो ब्रिटिश कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके लिए मिलिट्री असिस्टेंट भी प्रोवाइड करेगी, पर जो मिलिट्री असिस्टेंट जो प्रोवाइड करेगी नेबरिंग स्टेट को, इंडियन स्टेट को, उसके लिए नेबरिंग स्टेट को पैसा भी देना होगा। तो ये कितना अच्छा ट्रिक है, ये कितना अच्छा तरीका है जहाँ पे आर्मी भी मेंटेन रहेगा ब्रिटिश का और एट द सेम टाइम आर्मी का कॉस्ट नेबरिंग स्टेट देगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि यदि मान लीजिए कि बाहर से अटैक हो रहा है, इससे ब्रिटिश बचा रहेगा, ब्रिटिश का टेरिटरी बचा रहेगा। दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। उसके बाद बात करते हैं सब्सिडी अलायंस। सब्सिडी अलायंस का मतलब होता है जैसे मान लीजिए एक स्टेट और ब्रिटिश दोनों के बीच में यदि सब्सिडी अलायंस हो गया, दोनों के बीच में सब्सिडी अलायंस एग्रीमेंट यदि हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि ब्रिटिश रेसिडेंट उसके कोर्ट में रहेंगे, ब्रिटिश का ट्रूप्स वहाँ पे रहेगा, स्टेट में रहेगा, और ब्रिटिश का जो भी ट्रूप्स उसका जो खर्च है वो स्टेट देगा। और इसमें यह भी कहा जाता है कि जो स्टेट है उसको यदि वार करना हो, उसको यदि संधि करना हो, उसको ट्रीटी करना हो तो बिना ब्रिटिश से पूछे हुए नहीं कर सकता, विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश वो नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश का जो दोस्त होगा वो स्टेट का भी दोस्त होगा, और जो ब्रिटिश का एनिमी होगा वो स्टेट का भी एनिमी होगा। इसका मतलब क्या कि स्टेट पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया और स्टेट पे पूरी तरीके से कंट्रोल है ब्रिटिश का। दैट इज द पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए कोई डिपेंडेंट स्टेट हो, डिपेंडेंट स्टेट का मतलब यदि ब्रिटिश ने उसके रूलर को स्वयं बैठाया हो, उसके हेल्प से बैठाया हो, तो ऐसे केस में वो स्टेट क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट स्टेट हो जाएगा। मान लीजिए डिपेंडेंट स्टेट का कोई रूलर यदि वो मर जाए, वो नेचुरल उसका डेथ हो, नेचुरल या किसी तरीके से भी उसका डेथ हो, और मान लीजिए कि उसके बाद उसका नेचुरल हेयर ना हो, नेचुरल सक्सेसर ना हो, तो ऑटोमेटिकली वो स्टेट क्या है, ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन जाएगा। हाँ, इसमें यह भी क्लॉज है कि मान लीजिए यदि फादर का प्रॉपर्टी हो, यदि सुल्तान, नवाब जो भी रहे थे रूलर, यदि उनका जो प्रॉपर्टी है तो वो एडॉप्टेड सन को पास हो सकता है। यदि मान लीजिए कोई सन को एडॉप्ट किया जा रहा है तो एडॉप्टेड सन को फादर का प्रॉपर्टी ट्रांसमिट हो सकता है, वो पास हो सकता है, बट स्टेट का थ्रोन पास नहीं हो सकता। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेक्स्ट में भी है क्योंकि इसी के वजह से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बना है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। एंड लास्ट दैट इज ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस जानते हैं जैसे अवध स्टेट, अवध के जो लास्ट रूलर थे वजीद अली शाह थे। तो वजीद अली शाह जो कि जानते हो कि बहुत ही खास व्यक्ति रहे हैं कथक को लेके, वो बहुत ही अच्छे से आर्ट को पैट्रोनाइज करते थे, कथक डांस को पैट्रोनाइज करते थे। तो उनके टाइम में क्या हुआ कि ब्रिटिश ने ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस, यानी कि वजीद अली शाह ठीक से शासन नहीं चला पा रहा है, ये बोल के ब्रिटिश ने क्या किया, अवध को कंट्रोल कर लिया, अवध को कैप्चर कर लिया। इसीलिए उसके बाद जो बेगम हजरत महल उनकी जो वाइफ है, उन्होंने बगावत स्टार्ट किया, रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट किया था अवध से, दैट इज लखनऊ से। तो समझ गए ना, ये तौर तरीका है जिसके वजह से ब्रिटिश ने क्या किया, भारत पे शिकंजा कसा है, भारत में एक्सपांड किया है अपना। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी है ब्रिटिश का ये जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी रहा है, या जो पॉलिटिकल कंट्रोल किया है ब्रिटिश ने भारत पे, एक्सपांशनिस्ट एंड पॉलिटिकल कंट्रोल जो इंडिया पे किया है, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा? तो इसका कंसिक्वेंसेस होगा जो हमारे इंडियन स्टेट्स थे वो अपना जो ऑटोनॉमी है वो खो देंगे, अपना जो इंडिपेंडेंस वो खो देंगे। क्यों?
क्योंकि अब पूरी तरीके से ब्रिटिश का शिकंजा है, तो वो अब अपने मन से रूल नहीं कर सकते, उसको पपेट बन के रहना होगा इंडियन स्टेट्स। और डिसकंटेनमेंट है इंडियन रूलर्स के मन में, जिसके वजह से बहुत सारे रिवोल्ट्स होंगे, और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857। चारों तरफ केवल ब्रिटिश रहेगा, फुल ब्रिटिश कंट्रोल, लोगों में सोशल अनरेस्ट, लोग परेशान है ब्रिटिश से। और कहीं ना कहीं यही सब रीजन है, कहीं ना कहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके वजह से एंटी इंपेरियलिस्ट मूवमेंट भारत में स्टार्ट हो जाता है। और उसके लिए आने वाले समय में इंडियन नेशनल मूवमेंट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनता है, ठीक है। और उसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस वो क्या करता है, एक दिशा देता है इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए। तो ये शुरुआत का, हम कह सकते हैं ये शुरुआत का सेंटीमेंट्स है लोग के अंदर, कि किस तरह ब्रिटिश राज की वजह से लोगों के अंदर नफरत का बू स्टार्ट हुआ है। दिस द फर्स्ट टॉपिक। यस, वी हैव कवर्ड द फर्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं, व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स। सेकेंड टॉपिक है, दैट इज लैंड रेवेन्यू systems of British. Before jumping to the topic, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका। देखिए, जैसे कि अब ब्रिटिश का यदि शुरुआत हो तो प्लासी से ही शुरुआत करेंगे, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में। उसके बाद हुआ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, 12 अगस्त 1765 को क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है ब्रिटिश के लिए। क्यों? क्योंकि इसी ट्रीटी के जरिए ब्रिटिश को दीवानी राइट्स मिला है। कहाँ का? बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का। तो दीवानी राइट्स का मतलब होता है टैक्स कलेक्टिंग राइट्स। अब वो टैक्स कलेक्ट कर सकेगा इतने बड़े लैंड में, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये बहुत बड़ा लैंड है नॉर्थ इंडिया का, इसका बहुत फायदा उठाएगा। बट ब्रिटिश बिफोर एक्सपेरिमेंटिंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम, वो क्या करेगा कि जो मुगल का जो प्रैक्टिस चल रहा था, यानी कि मुगल जो प्रैक्टिस कर रहे थे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का, उसी सिस्टम को फर्स्ट वो एडॉप्ट करेगा। उसके बाद ठीक है, बहुत सारा ड्रॉबैक्स होगा वहां से, उसके बाद ब्रिटिश क्या करेगा, ऑल टुगेदर न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाएगा। तो स्टार्टिंग में ब्रिटिश क्या करेगा कि मुगल का जो प्रैक्टिस था लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का, दैट इज इज्जतदारी सिस्टम, उसी सिस्टम को एडॉप्ट करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ हमें 4 टॉपिक को कवर करना है। फर्स्ट टॉपिक, इज्जतदारी सिस्टम। सेकेंड टॉपिक वुड बी परमानेंट सेटलमेंट। थर्ड टॉपिक वुड बी रोतवाड़ी सिस्टम। एंड लास्ट वुड बी महलवाड़ी सिस्टम। तो फर्स्ट टॉपिक समझते हैं, इज्जतदारी सिस्टम। इज्जतदारी सिस्टम में सबसे पहले तो हमें समझना है ये मुगल प्रैक्टिस से इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड फ्रॉम मुगल प्रैक्टिस। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, बट बिफोर दैट ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1772 में बाय वैरन हेस्टिंग्स। और वैरन हेस्टिंग उस समय गवर्नर ऑफ बंगाल थे। क्या थे? गवर्नर ऑफ बंगाल थे। बट जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पास होता है इंग्लैंड से, उसके बाद यही गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाते हैं। तो इसलिए हम जानते हैं इस बात को, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे हैं वो स्वयं वैरन हेस्टिंग रहे हैं।
तो बिल्कुल यही क्या करते हैं, इस चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। हालांकि ये तो बहुत पहले ही चल रहा था, बट इनको मॉडिफाइड वर्जन में, इजादारी सिस्टम को मॉडिफाइड वर्जन में ये इंट्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली होता क्या है इसमें, इसमें ये होता है स्टूडेंट्स की लैंड रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू, जो राइट्स यानी कि जो दीवानी राइट्स, जो दीवानी राइट्स है वो हाईएस्ट बिडर्स को दिया जाता है, हाईएस्ट बिडर्स को दिया जाएगा। ठीक है, ऑक्शनिंग होगा, इसके लिए बोली लगेंगे, टेंडर होगा, बोली लगेंगे, और जो हाईएस्ट बिडर्स उसको क्या किया जाएगा, टैक्स कलेक्टिंग पावर दिया जाएगा। तो जो हाईएस्ट बिडर्स हैं उन्हीं को कहते हैं इज्जतदार्स। क्या कहते हैं उनको, इज्जतदार्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, अभी भी होता है, आईपीएल में भी होता है, जो सबसे ज्यादा पैसा लगाएगा वो प्लेयर को क्या करता है, खरीद लेता है। तो यहाँ पे भी यही होगा कि ये जमीन है, पर्टिकुलर जमीन है, और किसी को रेवेन्यू कलेक्शन करना है वहाँ पे, तो उसके लिए बोली लगेगा, उसके लिए ऑक्शनिंग लगेगा, और जो हाईएस्ट बिडर्स होंगे, जो ज़्यादा पैसा देंगे, उनको क्या होगा, ये राइट्स मिल जाएगा। तो हाईएस्ट बिडर्स को राइट मिलता था, उसी को बोलते हैं इज्जतदार्स। तो ब्रिटिश को लगा कि ये जो इज्जतदार्स है ये लोग क्या करेंगे, इरिगेशन पे खर्च करेंगे, एग्रीकल्चर पे खर्च करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे रीजन ये है कि ये फर्स्ट तो एनुअली किया गया, इनिशियली इज्जतदारी सिस्टम एनुअली था, उसके बाद इसको फिर 5 ईयर्स कर दिया गया। कितना ईयर, 5 ईयर्स कर दिया गया, फिर उसके बाद एनुअल कर दिया गया। तो ब्रिटिश का भी इसमें आप देखोगे जो स्ट्रैटेजी रहा है बहुत ही फ्लिप फ्लॉप रहा है, पहले 1 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए। कहने का मतलब ब्रिटिश को भी रियलाइज होना शुरू हो गया कि ये जो सिस्टम है आगे काम नहीं करने जा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो इज्जतदार्स, जो अब जमींदार बन चुके हैं, जो इज्जतदार से ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिए पीजेंट के साथ। तो बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पीजेंट के साथ। क्यों, क्योंकि अब टेंडर में तो पैसा खूब दे दिए, हाईएस्ट बिडिंग लगा दिए, अब जब जा रहे हैं लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए तो किसान दे ही नहीं रहा है, क्योंकि किसान सक्षम ही नहीं है उतना देने के लिए। तो इसलिए क्या हो रहा है, जद्दोजहद चल रहा है वहाँ पे टैक्स कलेक्टिंग करने का, और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो किसका होगा, पीजेंट्स का होगा। समझ गए, तो ये सभी चीज़ हो गया। इसके बाद देखेंगे कि ब्रिटिश को बहुत जल्दी ही, विदिन 5 ईयर्स, हम कह सकते हैं 5 ईयर्स के अंदर ही, जैसे कि आप लोग जानते हो 1772 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो विदिन 5 to 6 ईयर्स ब्रिटिश को रियलाइज हो गया कि इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स है इस सिस्टम में। तो उसके बाद देखेंगे राइटली 1781 में वारेन हेस्टिंग को लगा कि भाई ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये उतना विजनरी सिस्टम नहीं है, इसलिए जो इंग्लिश कलेक्टर है, जो इंग्लिश कलेक्टर्स है, उसी को जिम्मेदारी दिया गया कि तुम ही क्या करो, टैक्स कलेक्ट करो। तो यानी कि जो इज्जतदार पे जो सिस्टम पूरा चला हुआ था वो आस्ते आस्ते रिड्यूस हो रहा है, और अब ये ब्यौरा कौन उठाएगा, ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा, ये जिम्मेदारी उठाएगा इंग्लिश कलेक्टर। तो इंग्लिश कलेक्टर क्या करेंगे, बिगैन टू कलेक्ट टैक्सेस, कलेक्ट लैंड टैक्सेस। तो इज्जतदारी सिस्टम आया, इज्जतदारी सिस्टम में इज्जतदार मेन स्टेक होल्डर है, बट उनसे भी काम नहीं हुआ, इस सिस्टम पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। तो इंग्लिश कलेक्टर को ये जिम्मेदारी दिया गया। बट यहाँ पे बहुत सारा ड्रॉबैक्स स्टूडेंट्स, यहाँ भी बहुत ड्रॉबैक्स क्या होगा कि ये जितने भी इंग्लिश कलेक्टर्स है, इन लोगों को भारत का जो भूमि है, यहाँ का जो तौर तरीका है वो कुछ नहीं पता है। तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्शन कितना होना चाहिए बंगाल रीजन में। तो जद्दोजहद कर रहे थे ये लोग भी, स्ट्रगल हो रहे थे, स्ट्रगलिंग कर रहे थे कि क्या होना चाहिए वहाँ पे, किस तरह टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। और दूसरी बात है कि इन लोगों का जो मोटिव रहा है वो मोटिव सर्व नहीं हुआ वहाँ पे। मोटिव सब नहीं होने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, ये लोग चाहते थे कि हमें एक बार में पैसा मिले, बट वो तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, और कभी ड्रॉट आ गया तो कभी फेमिन आ गया, तो इस वजह से भी जो रेवेन्यू है वो फिक्स नहीं है। समझ गए। और उसके बाद ब्रिटिश को लगने लगा कि ये सिस्टम भी फेल कर गया, तो इसलिए उसके दिमाग में आया कि न्यू सिस्टम अब इस्टेब्लिश करते हैं, डेट इज अ परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि चूंकि हम लोग जान चुके इज्जतदारी सिस्टम फ्लॉप कर गया, इंग्लिश कलेक्टर को जो जिम्मेदारी दिया गया वो भी फ्लॉप कर गया बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स। तो ब्रिटिश को लगा कि अब हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या होगा, परमानेंट सेटलमेंट में जो रेवेन्यू होगा उसको फिक्स कर दिया जाएगा, ताकि ब्रिटिश को फिक्स रेवेन्यू मिलते रहे। यानी कि इंग्लैंड में बैठा रहेगा जो शेयर होल्डर है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो आराम से उसको क्या होगा, फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा।
तो वो जो सालाना या जो रोज ही जो कन्फ्लिक्ट होता है उस कन्फ्लिक्ट से वो बचा रहेगा। फाइन, तो ये हो गया। दूसरी बात है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश चाहता है कि एक क्लास जमींदार्स क्रिएट हो, एक नया क्लास ऑफ जमींदार्स क्रिएट हो, जो जमींदार परमानेंट ना हो बल्कि बट वो लॉयल रहे ब्रिटिश को लेके। अब बिल्कुल यही हुआ है, क्योंकि यहाँ परमानेंट सेटलमेंट में भी जमींदार्स क्रिएट किए जाएंगे और इस जमींदार्स को कुछ जिम्मेदारी भी दिया जाएगा। तो समझते हैं हम लोग टॉपिक, दैट इज परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट, तो परमानेंट सेटलमेंट को ही हम लोग परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट भी कहते हैं। इसी को हम लोग जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, जमींदारी सिस्टम या सेटलमेंट भी कहते हैं। किसने इंट्रोड्यूस किया था? इंट्रोड्यूस्ड बाय then Governor General of Bengal, that is Lord Cornwallis। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब किया था उन्होंने? 1793 में किया था, समझ गए? 1793 में इंट्रोड्यूस किया था। और इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? इजादारी सिस्टम का ड्रॉबैक्स और जो इंग्लिश कलेक्टर को जो जिम्मेदारी दिया गया उसके लिए ड्रॉबैक्स, वो सभी की वजह से इंट्रोड्यूस किया गया है। और यहाँ पे समझेंगे हम लोग, इसमें जो अमाउंट है वो फिक्स्ड है, इसलिए परमानेंट सिस्टम है। अमाउंट क्या है? फिक्स्ड है, नेवर चेंज। फ्यूचर में इसको रिवाइज नहीं किए जाएंगे, नेवर चेंज, नेवर चेंज। और बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 10/11, तो 10 यानी कि लैंड का, मान लीजिए कि लैंड में जो प्रोड्यूस हो रहा है 100 यूनिट, उसका जो 10 यूनिट वो जाएगा ब्रिटिश के पास। इसके पास? ब्रिटिश के पास जाए। और जो 1/11 होगा, यानी कि जो एक हिस्सा होगा, वो जाएगा जमींदार के पास। इसके पास? जमींदार के पास। समझ गए? जो जमींदार होंगे इसमें, जमींदार को क्या करना होगा? फिक्स्ड अमाउंट पेड करना होगा, इसको? ब्रिटिश को। और इसके बदले में जमींदार को जमींदारी राइट्स मिलेगा, समझ गए? और जमींदारी राइट्स क्या होगा कि 10/11 जो पार्ट है वो ब्रिटिश को मिलेगा। इसको मिलेगा? ब्रिटिश को मिलेगा। और 1/11 जो हिस्सा है वो जमींदार को मिलेगा। पर जमींदार भी गजब है। जमींदार क्या है? पर ये जो जमींदार, ये लोग भी एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स की तरह काम करना शुरू कर देते। व्हाट डज इट मीन? एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स का मतलब क्या होता है कि ये लोग रहे हैं सिटीज में, ये लोग रहते हैं सिटीज में, और विलेज तो काफी दूर है, हिंटरलैंड तो काफी दूर है। तो इसके बदले में, यानी कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए जमींदार एक मिडल मैन को अपॉइंट कर रहा है। किसको? मिडल मैन को अपॉइंट करेगा। वही क्या है? सब जमींदार। एक लेयर और जुड़ गया इसमें, क्या है? सब जमींदार, ये इंटरमीडिएट्स है, ये लोग मिडल मैन है। अब देखिए 1/11 हिस्सा जमींदार को मिलता है, और उसमें भी जमींदार क्या कर रहा है? वो एब्सेंटिव लैंडलॉर्डिज्म की तरह काम कर रहा है, यानी कि वो सिटीज में है और वो काम दूसरे जमींदार से करवा रहा है, सब जमींदार से काम करवा रहा है। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा कि पीजेंट्स का और एक्सप्लॉयटेशन होगा जी, पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो नुकसान ही होगा। ब्रिटिश को ऐसा लगा कि चूंकि ये परमानेंट है, इसको फिक्स कर दिया जा रहा है, तो होप्स हो ये जो जमींदार हैं ये क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में। बट ऐसा नहीं हुआ, ये लोग रेंट कलेक्टर ही बन के रह गए, लैंड डेवलपर नहीं बन पाए। समझ गए? दैट इज द लकूना ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ ब्रिटिश, इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स रहा है जमींदारी सिस्टम का। तो बीपीएससी प्रीलिम्स में यही पूछा जाता है कि जो परमानेंट सेटलमेंट है किसने इंट्रोड्यूस किया था और इसमें क्या फीचर्स थे, तो बता देंगे ना आप लोग। चलिए नेक्स्ट वन, दैट इज रोतवारी। अच्छा, बिफोर दैट, अच्छा इससे पहले एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा मैं
ये जो परमानेंट सेटलमेंट, इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास प्रेसिडेंसी का कुछ नॉर्दर्न वाला हिस्सा, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ, नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जहां पे इससे पहले इजादारी सिस्टम लगा हुआ था, जहां पे इजादारी सिस्टम के डाइल्यूट होने के बाद फिर इंग्लिश कलेक्टर भी आए, उसी जगह पे ये सिस्टम बहाल होगा, परमानेंट सेटलमेंट। और कुछ कुछ जगह मद्रास के नॉर्दर्न एरिया पे भी ये लागू किया जाएगा, ठीक है। और उसमें कुछ एरिया हम कह सकते हैं आसाम रीजन में भी लागू किया जाएगा। बट बेसिकली आप लोग को याद करना है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ रोतवाड़ी सिस्टम। रोतवाड़ी सिस्टम, जहां तक सवाल है रोतवाड़ी, तो रोत का मतलब होता है पीजेंट्स, रोत का मतलब होता है पीजेंट्स, और वाड़ी का मतलब होता है सिस्टम। यानी कि ऐसा व्यवस्था, ऐसा लैंड रेवेन्यू कलेक्शन मेथड है जहां पे स्वयं पीजेंट्स क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को रेंट पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये ब्रिटिश ने इसलिए किया था ताकि जो जमींदार के वजह से जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा, वो एक्सप्लॉयटेशन क्या हो, कम हो। बट रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जानते हो कि ब्रिटिश से बड़ा कोई एक्सप्लॉयटर धरती पे हुआ ही नहीं कुछ। तो ब्रिटिश तो खुद ही ज्यादा दबाता था। इसमें यदि हम बात करेंगे टैक्स रेट का, तो टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, 45% टू 55% ऑफ टोटल प्रोड्यूस। यानी कि जितना भी प्रोड्यूस हुआ है, मान लीजिए 100 केजी अनाज यदि ग्रो हुआ, तो उसमें 45 टू 55% जो उसका इक्विवेलेंट जो कैश है वो ब्रिटिश के पास जाएगा। हाँ, इसमें यह भी बात था कि ब्रिटिश क्या करेगा, केवल कैश को एक्सेप्ट करेगा, काइंड को एक्सेप्ट नहीं करेगा जी। यानी वो धान नहीं लेगा, गेहूं नहीं लेगा, वो कैश पे लेगा पैसा। फर्स्ट टाइम रोतवाड़ी सिस्टम फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया गया था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड इन बारामहल, बारामहल रीजन ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। जो बारामहल रीजन है मद्रास प्रेसिडेंसी, वहां पे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। बाय हुम? बाय अलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर रीड ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था बारामहल रीजन में। हाँ, उस समय ये प्रोविजन था कि यदि ड्रॉट भी आ जाए, फेमिन भी आ जाए, तो उसके बाद भी पीजेंट्स को राहत नहीं मिल सकता है। और वो टाइम किसका टाइम था? कॉर्नवालिस का टाइम था। तो बहुत ही सख्त था रूल्स, ठीक है। बट आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ, थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड ने इस रोतवाड़ी सेटलमेंट को और विस्तार रूप दिया है। और कहां कहां पे यूज किया है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, some parts of Punjab also, बेरार also, ठीक है। तो यहां पे यूज किया विस्तार रूप में। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, आफ्टर या 1820 ऑनवर्ड्स। फुल फ्लेज में 1820 ऑनवर्ड्स के बाद ये रोतवाड़ी सेटलमेंट को, रोतवाड़ी सिस्टम को यूज किया गया है। बट इसका भी रिजल्ट सेम ही होगा। इसका रिजल्ट क्या होगा कि पीजेंट्स को ही प्रॉब्लम हो रहा है, लैंड पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, लैंड और ज्यादा इनफर्टाइल होते चला जा रहा है। समझ गए? नेक्स्ट वन। तो इसमें आपको क्या याद करना है? इसमें याद करना है कि रोतवाड़ी सेटलमेंट पहली बार कहां पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। इसके इनिशिएटर कौन थे? तो अलेक्जेंडर रीड थे। विस्तार रूप से किसने इस चीज को लागू किया है? तो थॉमस मुनरो थे और अलेक्जेंडर रीड। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज महलवाड़ी। महलवाड़ी सिस्टम।
तो महलवाड़ी सिस्टम, महल जो वर्ड है, महलवाड़ी वर्ड दो वर्ड से बना हुआ है, महलवाड़ी वर्ड दो वर्ड से बना हुआ है। महल, महल का मतलब होता है विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेज, विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज, ग्रुप ऑफ विलेजेस। और वाड़ी का मतलब क्या है? सिस्टम। यानी कि ऐसा रेवेन्यू कलेक्शन मेथड है ये, ऐसा रेवेन्यू सिस्टम है ये जहां पे विलेज कम्युनिटी खुद इन्वॉल्व है टैक्स कलेक्शन में, टैक्स कलेक्शन करने के लिए। तो ये जो महलवाड़ी है, यहाँ पे एक हेडमैन बनाए जाएंगे, विलेज हेडमैन। क्या बनाए जाएंगे? विलेज हेडमैन। और विलेज हेडमैन क्या करेगा? टैक्स कलेक्ट करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ एंटायर विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसमें दोनों का ही अंश, ए मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट प्लस रोतवाड़ी सिस्टम, ये दोनों का ही मिक्सचर। दोनों का किस तरह मिक्सचर है? परमानेंट सेटलमेंट हम लोग जमींदार देखे थे, तो विलेज हेडमैन भी जमींदार का ही रोल प्ले कर रहे हैं। रोतवाड़ी सेटलमेंट में हम लोग क्या देखे थे? पीजेंट्स का डायरेक्ट भूमिका था। तो बिल्कुल यहाँ पे भी पीजेंट्स क्या कर रहे हैं? वो टैक्स पे कर रहे हैं किसको? विलेज हेडमैन को। तो ये दोनों का ही मिक्सचर है। इसके प्रोपाउंडर कौन थे? स्टार्ट किसने किया ये? तो स्टार्ट किया है, स्टार्ट से पहले हम लोग समझते हैं, वही स्टार्ट जो किया है इनिशिएटेड बाय, इनिशिएट किया है और फाइनलाइज्ड बाय, ये दोनों ही हमें याद होना चाहिए। ये होल्ट मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी ने क्या किया? इसको इनिशिएट किया है। और फाइनलाइज किसने किया है? विलियम बेंटिक ने। चलो ठीक है, तुम्हारा जो तौर तरीका है ये सही है। विलियम बेंटिक ने कब किया? 1833 में किया। समझ गए? तो स्टार्ट करने वाले कौन है? होल्ट मैकेंजी है। और इस चीज को फाइनलाइज करने वाले, किस चीज को? महलवाड़ी सिस्टम को फाइनलाइज करने वाले कौन होंगे? विलियम बेंटिक होंगे। और इसमें एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, दैट इज रॉबर्ट मैटिन्स। रॉबर्ट मैटिन्स बट, इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है महलवाड़ी सिस्टम को डेवलप करने में। इसमें और कुछ फीचर्स देख लेते हैं हम लोग। इसका फीचर्स ये है कि जो टैक्स रेट होगा वो बहुत ही ज़्यादा है, 66% टू 75%। इसमें भी टैक्स क्या होगा? कैश में लिया जाएगा। कैश में लिया जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम, पीजेंट्स को ही प्रॉब्लम हो रहा है जी। तो पीजेंट्स को ही प्रॉब्लम हो रहा है, लैंड में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है और लैंड दिन प्रतिदिन और डिट्रॉइट होते चला जा रहा है। तो चाहे परमानेंट सेटलमेंट हो, चाहे रोतवाड़ी सेटलमेंट हो, चाहे महलवाड़ी सेटलमेंट हो, सभी में किसान का ही शोषण हुआ है। तो देखो इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? महलवाड़ी सेटलमेंट में यही पूछा जाता है कि व्यवस्था क्या है। ये विलेज बेस्ड रेवेन्यू मॉडल है। ये नंबर 1 किसने स्टार्ट किया? तो होल्ट मैकेंजी का नाम याद होना चाहिए, विलियम बेंटिक का नाम याद रहना चाहिए, रॉबर्ट मैटिन्स बट का नाम याद रहना चाहिए। इसमें तौर तरीका क्या था, कितने रेवेन्यू लगाए जाते थे, वही 66 से 70%, ये सब याद होना चाहिए। और ये मेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो ओवरऑल अब देखते हैं हम लोग ओवरऑल consequences या impacts of, consequences या effects of British revenue systems in India। तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा? ये जो रेवेन्यू सिस्टम मॉडल है इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो पॉवर्टी बढ़ जाएगा जी, पॉवर्टी तेजी से बढ़ जाएगा। पीजेंट्स एक्सप्लॉइटेशन, इतना अच्छा हमारा जो ट्रेडिशनल, इतना बढ़िया जो हमारा ट्रेडिशनल रूरल जो इकोनॉमी चल रहा है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा।
लैंड एलिनेशन स्टार्ट हो जाएगा जी, लैंड एलिनेशन। क्यों? क्योंकि देखिए भले ही हम रोतबारी सेटलमेंट में पीजेंट्स को ही ओनरशिप राइट दिए कि आप ही क्या हो, मालिक हो, बट आपका ये जो मालिकाना हक है वो छीन लिया जाएगा, वो स्नैच कर लिया जाएगा यदि आप टैक्स सही टाइम पे नहीं करोगे तो। अब फिर ये लोग जाएंगे फिर, क्योंकि रोतबारी में भले ही पीजेंट्स क्या है, रोतबारी सिस्टम में भले ही पीजेंट्स क्या है, ओनर है, बट यदि वो टैक्स पे नहीं करता है तो उसका लैंड ले लिया जाएगा। समझ गए ना? तो अभी क्या करेंगे, और टैक्स भी बहुत ज़्यादा है रोतबारी में, कितना 45 to 55% है। तो ये जाएंगे मनी लेंडर के पास, मनी लेंडर इस चीज़ का फायदा उठाएगा, पैसा देगा, और यदि पैसा रिटर्न नहीं हुआ तो फिर जमीन ले लेगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है लैंड एलिनेशन का। तो लैंड एलिनेशन का मतलब क्या है कि जो लैंड है वो पीजेंट से होके मनी लेंडर के पास पहुंचेगा, मनी लेंडर से वो मर्चेंट के पास पहुंचेगा, फिर वो जाएगा जमींदार के पास। तो इस तरह रोटेट होते रहेगा वो, यानी कि घूमते रहेगा। तो यानी कि जिसका हक होना चाहिए उसको हक ही नहीं मिल रहा। समझ गए? यहां से स्टार्ट हुआ राइज ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। तो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का मतलब क्या? वही जो जमींदार है, परमानेंट सेटलमेंट में देखे थे ना हम लोग, जो जमींदार है वो एक्चुअली सिटीज में रह रहा है, वो एसी का हवा खा रहा है वहां पे, और उसको कोई मतलब नहीं है कि हिंटरलैंड में क्या चल रहा है, गांव में क्या चल रहा है। वहां पे उसने क्या किया, एक सब जमींदार को अपॉइंट कर लिया है। ये एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स है, जिसके वजह से और ज्यादा शोषण हो रहा है पीजेंट्स का। समझ गए ना? हाँ। और सोशल अनरेस्ट इतना ज्यादा होगा स्टूडेंट पीजेंट्स के बीच में, कॉमन पीपल के बीच में, कि ये रिवोल्ट का रूप ले लेगा। क्रिएटेड रिवोल्ट्स, पिजन रिवोल्ट्स लाइक संथाल रेबिलियन, इंडिगो रेबिलियन, और ये सभी चीज बाद में एंटी इंपेरियलिस्ट फीलिंग को जन्म देगा। यानी कि ब्रिटिश लोग बूढ़े हैं, इस तरह का जो फीलिंग्स है वो जनरेट होगा। जब जनरेट होगा तो जाहिर सी बात है ये सभी चीज को चैनलाइज किया जाएगा फ्रीडम स्ट्रगल में। यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल में। समझ गए ना? तो यस, आज का क्लास कंप्लीट हुआ। कैसा रहा क्लास? एनी फीडबैक? कुछ भी फीडबैक देना हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।